हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंप्लीशन क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंप्लीशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज से मैं आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रही हूं, जिसमें हम अभी तक आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पे सीटेट साइंस की पूरी तरीके से तैयारी करवाई जाती है और अभी इस सीरीज़ के माध्यम से हम आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो करवाएंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट स्नेक फाउंड इन द वर्ल्ड आर। सबसे लंबा पाया जाने वाला स्नेक वर्ल्ड में कौन सा होता है? तो वो होता है बेटा रेटिकुलेटेड पाइथन। कौन सा होता है? रेटिकुलेटेड पाइथन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगा इज डन बाय द पीपल इन द वर्ल्ड बिकॉज। योगा लोगों के द्वारा किया जाता है पूरे विश्व में, किस वजह से किया जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, वो किस वजह से किया जाता है? ताकि लोग हेल्दी रह सके, ताकि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रह सके। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय। चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो बेटा वो किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, सोडियम बेंजोएट, एमोनियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। तो बेटा याद रखिएगा, जिसको हम प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं वो होता है हमारा सोडियम बेंजोएट। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट का हम किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, किस चीज़ के उत्पादन के लिए यूज़ करते हैं? बेटा याद रखिएगा, उसका हम किसके उत्पादन के लिए यूज़ करते हैं? अल्कोहल। और वो जो प्रोसेस होता है जिसमें हम ईस्ट से अल्कोहल को बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब आपको एक रिलेशन दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया का एटीपी से, तो राइबोसोम का किससे होगा? तो पहले हमें समझना होगा कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। देखिए बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एटीपी आपका जनरेट करता है। ठीक है, एटीपी क्या होती है? हमारी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एटीपी क्या होती है? हमारी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। यानी कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी होती है तो एटीपी हमारा किस में ब्रेक होता है? एडीपी में ब्रेक होता है और हमारी बॉडी को क्या देता है? आपको एनर्जी देता है। ठीक है, जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को जनरेट करता है, उसी तरीके से राइबोसोम किस चीज़ की सिंथेसिस करता है? प्रोटीन की। याद रखिएगा, किस चीज़ की सिंथेसिस करता है? क्या चीज़ बनाता है? प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 हर्ट्ज। यदि एक सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है तो वो 16 सेकंड्स में कितने ऑसिलेशन पूरे करेगी? ठीक है, तो देखिए पहले ऑसिलेशन को समझिए। ऑसिलेशन क्या होता है? ठीक है, ऑसिलेशंस क्या होता है? नंबर ऑफ, देखिए ऑसिलेशन समझिए, ये आपका एक पेंडुलम है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो आपका जाने का समय लगता है उसे हम बोलते हैं 1 कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है, तो आपका जब आपको निकालना है कितना, हाउ मैनी ऑसिलेशंस, तो बेटा जब हमारा 1 सेकंड में आपका वो 2 हर्ट्ज ले रहा है, ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी ले रहा है? 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ले रहा है, तो 16 सेकंड्स में कितना लेगा? 16 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 32 हर्ट्ज। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न्स इफ केप्ट इन एयर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने से उड़ती है? तो बेटा याद रखिएगा, हमारे बेसिकली 2 ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको हम अगर एयर में रखेंगे तो वो हमारे उड़ जाएंगे हवा में। ठीक है,
वो कौन कौन से होते हैं? सोडियम और मैग्नीशियम। लेकिन सोडियम हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मैग्नीशियम हमारा कम रिएक्टिव होता है। तो इसका सही आंसर होगा सोडियम। ठीक है, तो अब सोडियम क्या होता है? सोडियम को हम किस में रखते हैं? केरोसिन ऑयल में। इसे याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। सोडियम को हम किस में स्टोर करते हैं? केरोसिन ऑयल में। क्यों? क्योंकि यदि हम सोडियम को ओपन एयर में रखेंगे तो ये क्या करता है, एकदम से आपका ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके ये उड़ जाता है या जल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम किस लिए यूज़ करते हैं बेटा? याद रखिएगा, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? एंटी एसिड के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या होता है जब हमारे पेट के अंदर एसिडिटी बन जाती है, तो ठीक है, तो उस एसिडिटी को ठीक करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एंट एसिड का यूज़ करते हैं। और एंट एसिड के अंदर हमारे बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जिसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक आपका मटेरियल है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस बर्न विद द पॉप साउंड। कौन सी गैस होती है जो कि पॉप साउंड की आवाज़ देती है? तो इसे हमें रट लीजिए, जहाँ भी पॉप साउंड आया वहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? हाइड्रोजन। और अगर कभी भी आपका एक वर्ड आया मिल्की, कैसा वर्ड आया? मिल्की सब्सटेंस, तो याद रखिएगा कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का है? पहले ये समझिए, हमारे दो तरह के फोर्स होते हैं। पहला फोर्स होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक, तो देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जो जिसपे यदि हमें किसी मटेरियल के ऊपर फोर्स लगानी है तो हमें उसे टच करना पड़ेगा, उसके कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा। करेक्ट। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमारा वो फोर्स होता है जिस पे हम बिना टच करे ही उसको फोर्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो हमारी अर्थ के ऊपर क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। तो क्या करती है अर्थ? हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, उसे किसी चीज़ को टच करने की ज़रूरत नहीं है फोर्स लगाने के लिए, वो दूर से ही आपका क्या लगाती है? फोर्स लगाती है, अपनी ओर खींचती है। लेकिन यदि मैं मस्कुलर फोर्स की बात करूँ तो मस्कुलर फोर्स में क्या होता है? हमारे को चीज़ों को उठाने के लिए या चीज़ों को करने के लिए किसकी फोर्स लगानी पड़ती है? अपने मसल्स की फोर्स लगानी पड़ती है। इसलिए जो मस्कुलर फोर्स है वो हमारा कैसा हो गया? आपका कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। ठीक, अब ये आपके जो ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन में थोड़े से गलत दिए गए हैं। इसका जो आंसर है वो ग्रेविटेशन फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों ही हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आ जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट है, डायबिटीज इज कंट्रोल्ड बाय डैश हार्मोन। डायबिटीज हमारा किस हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है? बेटा याद रखिएगा, डायबिटीज हमारा इंसुलिन हार्मोन के द्वारा आपका कंट्रोल किया जाता है। और ये इंसुलिन हार्मोन हमारा निकलता कहाँ से है? पैनक्रियाज से। कहाँ से निकलता है? पैनक्रियाज से निकलता है। और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल है उसे कंट्रोल करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट हमारा पेट्रोलियम का नहीं है? तो इसमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बेटा? CNG, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये हमारी एक गैस है, ये हमारा पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ। रेड डाटा बुक हमारा किस चीज़ का रिकॉर्ड रखता है? तो याद रखिएगा बेटा, जो हमारे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं, यानी कि जिन स्पीशीज़ को खतरा होता है, ठीक, जिनके ऊपर संकट होता है, उनके बारे में हमारी इंफॉर्मेशन कौन रखता है? रेड डाटा बुक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द सोल्स ऑफ द शूज थ्रेडेड। जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? ठीक, तो याद रखिएगा बेटा कि जूते के जो शूज़ के जो सोल्स होते हैं वो असमतल इसलिए किए जाते हैं ताकि जब आप ज़मीन पर चलें
तो आपकी जो फ्रिक्शन है वो बढ़ जाए। अगर आपका फ्रिक्शन घट गया तो क्या होगा, आप ज़मीन पे चल नहीं पाएंगे और फिसल जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, यदि आपका ज़मीन के ऊपर ऑयल पड़ा हो और आप उसके ऊपर चलेंगे तो आप एकदम से गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि फ्रिक्शन हमें किस चीज़ में मदद करता है, हमारे ग्रिप बनाने में मदद करता है। यहाँ तक समझ में आई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारिका took distilled water in a bottle and tried to find whether it conducts electricity or not. What is she likely to find? सारिका ने आसुत जल एक बोतल में लिया, ठीक है, और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है। तो पहली बात, एक बात याद रखिएगा बेटा, कभी भी हम किसी भी चीज़ को गुड कंडक्टर या फिर इंसुलेटर में नहीं कंडक्ट करते। ठीक है, या तो कोई भी चीज़ होती है या तो गुड कंडक्टर होती है या पुअर कंडक्टर होती है। कोई भी चीज़ हमारी इंसुलेटर नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती क्योंकि किसी ना किसी एक वर्स्ट केस सिनेरियो में वो इतनी क्षमता रखती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। इसलिए हम जब भी कैटेगराइज करते हैं किसी भी चीज़ को, तो हम गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर में करते हैं। यहाँ तक समझ में आई बात? अब बात करते हैं हम डिस्टिल्ड वाटर की। तो बेटा याद रखिएगा, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? देयर इज मिनिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखिए एक चीज़ समझिए, हम अपनी बिल्डिंग्स के अंदर क्या करते हैं, फ्यूज वायर का यूज़ करते हैं। क्या किसका यूज़ करते हैं? फ्यूज वायर का यूज़ करते हैं। ठीक, अब हमारा ये फ्यूज वायर का काम क्या होता है? ये क्या करता है फ्यूज वायर? ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, और ये हमारे अप्लायंसेस हैं, और यहाँ पे हमारा क्या है, फ्यूज वायर है। तो जब हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा इसके अंदर, तो हमारा ये जो करंट है ये हमारा फ्यूज वायर से होता हुआ आपकी किस में जाएगा, हमारे जितने भी अप्लायंसेस हैं वहाँ तक जाएगा। लेकिन जैसे ही हमारा एक लिमिट से ज़्यादा आपका करंट गया इस सर्किट से, तो ये क्या करेगा, ये जो फ्यूज वायर है ये ब्रेक हो जाएगा, जिससे कि ये जो लिमिट है इससे ये वाला अनलिमिटेड जो करंट है वो हमारे अप्लायंसेस में ना जाए और हमारे अप्लायंसेस खराब ना हो। तो इससे आपको क्या समझ में आया इस कहानी से? इस कहानी से ये समझ में आता है कि सर्किट के अंदर, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम कौन से लिमिट सेट करते हैं? मैक्सिमम लिमिट। क्या सेट करते हैं? मैक्सिमम लिमिट, ताकि उस करंट से ज़्यादा करंट हमारे सर्किट के अंदर फ्लो ना हो। तो इसका गलत ऑप्शन क्या होगा? देयर इज मिनिमम लिमिट। मिनिमम तो आप देखिए कितना भी भेज दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैक्सिमम आपकी एक लिमिट होती है। अगर आप उससे ज़्यादा भेजेंगे तो हमारा जो सर्किट है उसमें जो फ्यूजेस हैं वो टूट जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following places is most likely to be affected by a cyclone? साइक्लोन से प्रभावित होने वाले कौन सा एरिया है? तो बेटा याद रखिएगा वो कौन सा एरिया है, पुरी। पुरी क्यों है? क्योंकि आपका ये जो पुरी है ये आपका ईस्ट कोस्ट एरिया के अंदर आता है, जो कि समुद्र के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेंज इन सीजन्स ऑन अर्थ अकर्स बिकॉज। हमारी अर्थ के ऊपर सीजन के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो किस वजह से आते हैं? वो इस वजह से आते हैं कि क्या होता है, हमारी जो अर्थ है वो कैसी है, टिल्टेड है। टिल्टेड होने की वजह से क्या होता है, जो सन की रोशनी है वो कभी किसी हिस्से पे ज़्यादा पड़ती है, कभी किसी हिस्से पे ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से जो आपके मौसम है उसका जो आपका जो मौसम है
पृथ्वी का वो बदलता रहता है। तो इसका आंसर होगा द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज टिल्टेड। एक्सिस कैसी है? अर्थ की रोटेशन की टिल्ट है विथ रेस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर टू कॉलम्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी। दो कॉलम है, ठीक है, हमें मैच करना है। तो अगर आपको इसके अंदर बेटा एक दो भी पढ़ना है तो आप सारे के सारे ऑप्शंस को मैच कर पाएंगे। ठीक है, देखिए अब बहुत से बच्चे होंगे जिन्हें कैनोपी नहीं पता होगा। ठीक है, कैनोपी क्या होती है? जो हमारे बड़े बड़े ट्रीज होती हैं उनकी क्या होती है? ब्रांच होती हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, पहले देख लेते हैं अगर हमें ऑप्शन मिल जाता है। हाँ बिल्कुल है, हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? हमारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है हमारा? ह्यूमस होता है क्या? जो हमारे जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल के जो टिश्यूज होते हैं उनसे हमारा जो बनता है वो क्या बनता है? आपका ह्यूमस बनता है। और पॉर्क्यूपाइन क्या है हमारा? एक, जिसको हम शाही भी बोलते हैं, कि हमारा एक जंगली जंतु है। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए हमारे कंटेंट के क्वेश्चन हो गए, अब यहाँ पे हमारे थोड़े पेडोलॉजी के क्वेश्चन हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाई इज फॉर्मेटिव असेसमेंट इम्पॉर्टेंट इन साइंस। देखिए सबसे पहले समझिए फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होता है जो क्या करते हैं हम, हमारी हमारी जो पढ़ाई करते हैं, हम जो हम टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है, उस दौरान जो टेस्ट लिए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारे क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं वो हमें ये डायग्नोस करने में मदद करते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, किस एरिया में उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसे क्या चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही। और ये सब डाटा कलेक्ट करने के बाद टीचर्स क्या करते हैं? अपनी जो पैडोलॉजी होती है, टीचिंग स्टाइल होती है, उसके अंदर क्या करते हैं? वो इम्प्रूवमेंट लाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज़ डायग्नोस्टिक। क्या होगा? डायग्नोस्टिक। याद रखिएगा जो समेटिव असेसमेंट होता है वो सिर्फ हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, यानी कि वो सिर्फ रिजल्ट देखने के लिए करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर साइंस फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल। स्कूल्स के अंदर साइंस फेयर किस लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? वो इसलिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं बेटा ताकि हम शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास कर सके। यानी कि जब फेयर्स होगी स्कूल के अंदर तो बच्चे क्या करेंगे? कुछ कुछ क्रिएटिविटी लेके आएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिससे क्या होगा? उनका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है कि हायर एजुकेशन के लिए तो बिल्कुल नहीं करते कोई भी काम, स्कोर के लिए भी नहीं करते, और ना ही हम परफॉर्मेंस इवेलुएट करने के लिए करते हैं। अगर हमें परफॉर्मेंस इवेलुएट करना है तो हम समेटिव असेसमेंट करेंगे, हमें उसके लिए साइंस फेयर ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एज अ टीचर which one of the following do you find most appropriate scientific approach to teaching। यदि अगर आपको टीचिंग करनी है तो सबसे अच्छा आपके लिए साइंटिफिक अप्रोच क्या है? तो बेटा आप कभी भी अगर आपको साइंटिफिक टीचिंग करनी है तो आप क्या करोगे? जिस कंसेप्ट को आपको पढ़ाना है उस कंसेप्ट से रिलेटेड आप क्या करवाओगे? बच्चों से एक्टिविटीज कराओगे। क्या कराओगे? एक्टिविटीज कराओगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ। गुड साइंस एजुकेशन क्या होनी चाहिए? ट्रू टू लाइफ होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा उस एजुकेशन को पाने के बाद अपने संसार में जाके वो कुछ काम कर सके। ठीक है, एजुकेशन ऐसी हो कि वो उसके कुछ काम आ सके, ना कि उसका कोई यूज़ ना हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। साइंटिफिक एटीट्यूड की इनमें से कौन सी क्वालिटी नहीं होती? तो बेटा वो होती है हार्ड वर्क। देखिए साइंटिफिक एटीट्यूड का हार्ड वर्क से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बच्चे के अंदर ओपन माइंडनेस होनी चाहिए। ओपन माइंडनेस होगी तो वो ज़्यादा ऑप्शंस को, ज़्यादा सोल्यूशंस को आपको ढूंढ पाएगा। क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर, जब उसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी किसी चीज़ को जानने की, ठीक है, तभी वो साइंस के अंदर डेवलप कर पाएगा। वो ढूंढेगा कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, ये चीज़ क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। ऑब्जेक्टिविटी इन अप्रोच, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हो गया कि जो बच्चा है वो नई नई सोल्यूशन के लिए क्या रहना चाहिए, ओपन रहना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरी वॉन्ट टू टीच द सर्कुलर मोशन टू क्लास 6 स्टूडेंट। हरी क्या चाहता है, क्लास 6 के स्टूडेंट को सर्कुलर मोशन पढ़ाना चाहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट मेथड। तो इनमें से सबसे अच्छा मेथड कौन सा होगा? देखिए डिस्कशन आपका कभी भी एक इस तरह के सब्जेक्ट्स में नहीं अच्छा माना जाता, एग्जाम्पल्स नहीं माना जाता। आपके पास दो ऑप्शन है, एक्टिविटी बेस्ड और डेमोन्स्ट्रेशन। देखिए डेमोन्स्ट्रेशन में क्या है, सिर्फ टीचर एक्टिव रहेगा, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन में क्या है कि टीचर एक्टिव है। अगर टीचर एक्टिव है तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पाएगा, ठीक। तो सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन क्या है, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। आप क्या कीजिए, बच्चों को गतिविधि के माध्यम से चीज़ों को सिखाइए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एम ऑफ लर्निंग साइंस। इनमें से कौन सा जो एम है साइंस को लर्न करने का, इम्पॉर्टेंट एम क्या है? टू इम्बाइब द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, बच्चों के अंदर ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और कोऑपरेशन लेके आना, ठीक है। इसे याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट है, द कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इन साइंस मीन्स। कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का क्या मतलब होता है बेटा, कि हम जितने भी साइंस के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनका क्या कर सके, इवेल्युएशन कर सके, ठीक। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की बात करते हैं, समस्या समाधान विधि की बात करते हैं, तो इनमें से कौन सा स्टेप नहीं है? तो देखिए ऑब्जर्वेशन इसमें से कभी भी नहीं आता। ऑब्जर्वेशन हमारा इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि हमारा क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हम क्या करेंगे, जब प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, हम सिचुएशन को देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कंक्लूजन करेंगे। यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं कर रहे, कोई आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जिसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़े, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ एनालॉजी स्ट्रेटेजी इन साइंस। एनालॉजी स्ट्रेटेजी का कौन सा स्टेप इसमें साइंस में माना जाता है, ठीक। तो बेटा याद रखिएगा, एनालॉजी का मतलब क्या होता है, जब हम एक जैसी चीज़ को दूसरी चीज़ से आपके क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं, ठीक है। हम एक जैसी चीज़ को मैप करते हैं दूसरी चीज़ से, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि आपके जैसे सन है, उसके चारों तरफ प्लेनेट है, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ को अगर हम किसी और चीज़ के साथ रिलेट कर दें, तो वो हमारी क्या हो गई, एनालॉजी। तो हम बेसिकली एनालॉजी स्ट्रेटेजी में क्या करते हैं, जो समानताएं हैं उनको क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं, ठीक। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मैप सिमिलैरिटीज। सो गाइज आज हमने एक क्वेश्चन पेपर करा है, अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा।